तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण समावेशी कक्षा की क्लास। जैसा कि आपको पता है, आज आपका एग्जाम नहीं है, गुरु नानक जयंती की वजह से एग्जाम आपका आज नहीं है, कल आपका एग्जाम होगा। तो आज के एग्जाम एनालिसिस की जगह पर हम समावेशी कक्षा की महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ गए हैं, जहां से 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम महत्वपूर्ण 40 से 50 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके रीसेंट एग्जाम 3-4 दिन में पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे लोग जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और चाहते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं 2 या 3 दिन में, खाली एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारी पीडीएफ मंगा सकते हैं मात्र 15 रुपए का पेमेंट करके। इस फोन पे नंबर पर, इस स्कैनर पर 15 रुपए का मात्र पेमेंट करके, और आपको स्क्रीनशॉट 7052547003 इस नंबर पर स्क्रीनशॉट को सेंड कर देना है। ये आप इसका एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप व्हाट्सएप में जैसे ही इंक्लूड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे, वैसे ही पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। 15 रुपए का पेमेंट करके आप जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको जो है सीडीपी, आपकी मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश आपकी मिल जाएगी। ठीक है, ईवीएस के बहुत सारे टॉपिक, सौरमंडल वगैरह और जो है स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, एक ही जो आपको हम पीडीएफ सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप जो है प्राप्त कर सकते हैं और आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में भी आप उस पीडीएफ को पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप ये पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए 7052547003 इस नंबर पर आपको जो है ये स्क्रीनशॉट भेज देना है। 15 रुपए इस पर पेमेंट करने हैं, मात्र 15 रुपए। 15 रुपए का पेमेंट करके और वो स्क्रीनशॉट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। ठीक है, तो आपको पीडीएफ तुरंत शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं समावेशी कक्षा से, उनको आज हम यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं। देखिए, क्योंकि फ़ायदा उठा लीजिए, आज की छुट्टी है भाई, जिनका भी अगले दिन एग्ज़ाम है, वो लोग यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, तो सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है? तो मौलिकता एवं नवीनता जो है वो सृजनात्मकता का मुख्य घटक है। सृजनात्मकता का अर्थ है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी, आप कहते नहीं भैया ये लड़का बहुत क्रिएटिव है। क्यों क्रिएटिव है? क्योंकि वो कोई ना कोई नई चीज़ कर रहा है, कोई नवीनता की ओर बढ़ रहा है, कोई नई चीज़ अपना जो है दिमाग लगा रहा है किसी नई चीज़ में। ठीक है? तो ये आपका सृजनात्मक का जो मुख्य घटक है सृजनात्मकता का या क्रिएटिविटी का, वो आपका मौलिकता एवं नवीनता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है? तो सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों को भी शिक्षा देना, यह समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता होती है। आपको समावेशी कक्षा के बारे में पहले भी बता चुके हैं, अपने पीडीएफ में काफ़ी कुछ आपको समझा चुके हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से जो है एक ही छत के नीचे सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, इसको हम समावेशी कक्षा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा की विषय वस्तु से क्या बोध होता है? तो शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुदेशन का बोध जो है शिक्षा की विषय वस्तु से होता है। शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुदेशन का। प्रश्न नंबर 4 देखिए, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था किसके लिए की जाती है? तो सामान्य एवं विशिष्ट दोनों तरह के बालकों के लिए समावेशी कक्षा की विशेषता की जाती है, इसकी व्यवस्था की जाती है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था किसके लिए की जाती है? तो जो विशिष्ट शिक्षा है वो केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए की जाती है। तो इसमें आपके प्रतिभाशाली बालक भी आ जाएँगे, असमर्थ एवं बाधित बालकों के लिए, इन तीनों के लिए जो है विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष कब घोषित हुआ था? तो 1981 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष घोषित हुआ था। वहीं आपसे विश्व विकलांगता वर्ष पूछा जाए तो 1992 में घोषित हुआ था। दोनों डेट आपको याद रखनी है, दोनों डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो गेट्स महोदय के द्वारा कही गई थी। आपको अभी कल ही बताया था हमने, 3 से 4 स्टेटमेंट के प्रश्न आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ करके जाने हैं। ठीक है, तो ये गेट्स महोदय महोदय ने कहा था और ये आपके एग्जाम में अभी पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सामान्य बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है? तो 90 से 110 के बीच। अभी ये शायद 11 या 12 तारीख वाले एग्जाम में आया है कि 90 से 110 के बीच में जिसका आईक्यू लेवल है वो कैसे बच्चे होंगे? तो वो सामान्य बच्चों के रूप में काउंट किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष कहाँ-कहाँ होता है? जो कान से सुनने में असमर्थ होते हैं, उनमें कहाँ-कहाँ दोष पाया जाता है? तो कान के अंदर, बाहर एवं मध्य, तीनों जगह दोष पाया जा सकता है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो डूल महोदय ने सबसे पहले मानसिक मंदता की परिभाषा दी थी। अगला देखिए, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो लुई ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। अब इसमें ये 2 फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ब्रेल लिपि में कुल 256 अक्षर होते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 में हुआ था। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? तो विकलांगता 4 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाणी दोष एवं अस्थि बाधित। ये 4 प्रकार की विकलांगता होती है। विकलांगता के प्रकार से 1 से 2 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। जो हम डेली एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहे हैं, वहाँ से हमको ये प्रश्न मिले हैं, ठीक है? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, अस्थिबाधित बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, जो अस्थिबाधित होते हैं ना, जिनकी हड्डी में दिक्कत होती है, तो मेरुदंड का वक्र होना, पाँव फिरा होना, विकृत नितंब इत्यादि जो है वो अस्थिबाधित बालकों की मुख्य विशेषताएँ होती हैं। आगे बढ़िए। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? तो जो मंदबुद्धि बालक हैं, उनको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है, कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। एवरेज स्टूडेंट भी नहीं है जो, ठीक है? एवरेज स्टूडेंट से भी पीछे है, तो वो जो है पिछड़ा बालक में आ जाता है, उसके ऊपर और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। नंबर 15 है, क्रो एंड क्रो प्रतिभाशाली बालकों के कितने प्रकार क्रो एंड क्रो के द्वारा बताए गए हैं? तो कुल 2 प्रकार जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा बताए गए हैं प्रतिभाशाली बालकों के। 16 नंबर देखिए, ये सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाल विकास में एक पुस्तक भी आ रही है, तो हैवीगस्ट महोदय के द्वारा, ही हैवीगस्ट की यही पुस्तक आई थी। ये सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हैवीगस्ट महोदय के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए, जिन बालकों का आईक्यू 70 से कम होता है, उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये स्टेटमेंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण, स्टार मार्क कर लीजिए। क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया था। अगर 70 से कम आईक्यू है, तो समझ लीजिए वो मंदबुद्धि बालक है। 18 देखिए, प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू लेवल कितना होता है? तो 130 प्लस जो है वो प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू लेवल होता है। आईक्यू लेवल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्रोध करने बालक बालक जो होते हैं बालक, वो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो स्ट्रेंग महोदय ने कहा था कि भय जो है वो अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, ठीक है? जब वो झूठ बोलते हैं, तो उनको डर भी लगता है कि अब तो हम पिटेंगे भी अगर हमारी झूठ पकड़ी गई तो, ठीक है? तो ये स्ट्रेंग महोदय ने कहा था। 21 नंबर देखिए, समावेशी शिक्षा किसका स्वागत करता है? तो चाहे वो अक्षमता युक्त बालक हों या फिर क्षमता युक्त बालक हों, जैसे भी बालक होंगे, उन सब का जो है स्वागत समावेशी शिक्षा में किया जाता है। तो अक्षमता युक्त सीखने योग्य बालक एवं अक्षमता सहित सीखने योग्य बालक, इन दोनों का जो है स्वागत करता है, ठीक है? हर तरह के लोग समावेशी शिक्षा में अपना जो है अध्यापन कर सकते हैं। अगला देखिए, एक बार यह सुनिश्चित हो जाए कि बालक में दृष्टि बाधिता है, तो उसका आगे का आकलन कैसा होना चाहिए? तो ये आपका प्रक्रियात्मक दृष्टि का परीक्षण होना चाहिए। याद रखना, जो प्रक्रियात्मक दृष्टि परीक्षण है, ये किसके लिए होता है? दृष्टि बाधित बालकों के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। 23 नंबर देखिए, स्टोन्स के अनुसार पिछड़े बालकों की कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? जो पिछड़े बालक हैं, जो एवरेज से नीचे वाले बालक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, उनमें 20 से ज़्यादा जो है संख्या नहीं होनी चाहिए। नंबर 24, बुद्धि लब्धि मापन की जन्मदाता एवं बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता और सूत्र जो है वो टर्मन ने दिया था, ठीक है? और टर्मन को ही बुद्धि लब्धि का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला देखिए, नंबर 25 है, और ये आपका टर्मन वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में कल ही पूछा गया है, ठीक है? आईक्यू वाला, टर्मन ने जो है दिया था, ये बुद्धि लब्धि का सिद्धांत। ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे हम एपीडी कहते हैं, ये क्या है? तो ध्वनियों को सही ढंग से समझने में जो समस्या होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या फिर एपीडी कहते हैं। नंबर 26 देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा मॉडल सबसे अधिक समावेशी है? तो जो पूर्ण समावेश मॉडल होगा, ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे अधिक समावेशी मॉडल हो जाएगा। 27 देखिए, टीम टीचिंग मॉडल का क्या उद्देश्य होता है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक रखे जाएंगे, ठीक है? तो ये आपका टीम टीचिंग मॉडल का मुख्य उद्देश्य होता है कि अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे जैसे हैं, तो उनके लिए अलग अलग विशेषता वाले टीचर भी आपके रखे जाएंगे। नंबर 28 देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है? तो वे सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ सकें। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, जैसे विकलांग बच्चे हो गए, ठीक है? और जिनको कम समझ में आ रहा है, तो वो भी जो है सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ सकें। यह मुख्य उद्देश्य होता है, जो है समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। 29 नंबर देखिए,
श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए कौन-सी भाषा इस्तेमाल की जाती है? तो सांकेतिक भाषा, जिनको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है? सुनाई नहीं देगा, तो बोल भी नहीं पाएँगे, है ना? जो सुनेगा वही बोल पाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो जो सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसमें उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अपन हाथों को हिला करके बताते हैं, उनको दिखाते हैं कि भैया ये बनता है, इसका अर्थ है कि यहाँ आओ, इसका अर्थ है वहाँ जाओ। तो श्रवण बाधित बालकों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं। नंबर 30, भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 बार आपके एग्जाम में अभी 14 तारीख तक में 2 बार ये पूछा जा चुका है। तो भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की महोदय के द्वारा दिया गया था। 31 देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन हैं? तो जॉन डीवी महोदय प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। ये भी 12 तारीख वाले एग्जाम में आपके पूछा गया था। 32 देखिए, ये आपका 2 बार पूछा जा चुका है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 ए में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया है। नंबर 33, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? तो जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हैं, वो जिला स्तर पर स्थित होते हैं, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। नंबर 34 देखिए, जो छात्र SAW को WAS पढ़ रहा है, NUCLEA जो आपका न्यूक्लियर लिखा है, उसे क्या पढ़ रहा है? अनक्लियर पढ़ रहा है। तो बताइए ये किस रोग से ग्रसित है? तो ये आपका डिस्लेक्सिया होता है, जिसको अंतर करने में दिक्कत हो जाती है। 100 को वो वाज पढ़ लेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेगा। तो ऐसे जो छात्र होते हैं, वो डिस्लेक्सिया से प्रभावित होते हैं। नंबर 35 देखिए, दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा में अंतर्निहित महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है? तो दिव्यांग छात्रों के लिए जो है दार्शनिक सिद्धांत समायोजन कहलाता है। नंबर 36 देखिए, समावेशी कक्षा का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो कनाडा और अमेरिका में सबसे पहले समावेशी कक्षा का विकास हुआ था, समावेशी कक्षा की शुरुआत की गई थी। नंबर 37, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। नंबर 38 है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार क्या होता है? जो दिमाग से थोड़े से कमज़ोर हैं, उनकी पहचान का क्या आधार होगा? तो शैक्षणिक उपलब्धियाँ। शैक्षणिक उपलब्धियों से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कैसा बालक है, पढ़ने में ठीक है कि एकदम गधा है, ठीक है ना? गधा नहीं कहते हैं, कभी भी गधा आपको बालकों को नहीं कहना है, तो हम मतलब अपने हिसाब से कह रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इसलिए कह रहे हैं। लेकिन अभी कक्षा में कभी भी आपको बच्चों को गधा नहीं कहना, नहीं तो केस हो जाएगा भैया, एनसीएफ में कहा गया है। कभी भी बच्चों को मानसिक रूप से आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों से पता चल जाता है कि उसे कक्षा 1 में कितने नंबर आए हैं, कक्षा 2 में कितने नंबर आए हैं। अब वो कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो आपको कक्षा 1, 2, 3, 4 के नंबर से समझ में आ जाएगा, उसने क्या शैक्षणिक उपलब्धियाँ धारण की हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मानसिक मंदित बालक होगा। अगला देखिए 39 है, समावेशी शिक्षा के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो लचीला शिक्षा शास्त्र, ये भी आपका एग्ज़ाम में अभी पूछा गया है, इसी वाले जो आपका एग्ज़ाम 13 या 14 तारीख में सुबह पूछा गया था कि समावेशी शिक्षा के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? लचीला शिक्षा शास्त्र। नंबर 40 देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड क्या होता है? तो आपको पता है आईक्यू लेवल के द्वारा ही हमें पता चलता है कि बालक कैसा है, प्रतिभाशाली है, सामान्य है, कैसा है। तो आईक्यू लेवल जो है वो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड होता है, ठीक है? चलिए, तो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे और जिनके आगे आने की संभावना है, ठीक है? बाकी आपको बता रखा है भैया, जो लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं और ये आप पीडीएफ मंगा लीजिए, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। पीडीएफ जब आप देखोगे कि कितने सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमारी पीडीएफ से फँसे हैं, ठीक है ना? आपके एग्जाम में हम डेली आपको बता ही रहे हैं, तो ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस फ़ोन पे नंबर पर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस फ़ोन पे नंबर पर आपको मात्र ₹15 का पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर 7052547003 इस व्हाट्सएप पर आपको तुरंत सेंड कर देना है और तुरंत ही आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं। आज शाम को हम जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं उसमें आपके ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। वन लाइनर के फैक्ट में लगभग 3-4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे आपका स्पोर्ट्स हो गया, जैसे आपके त्योहार हो गए और जैसे आपका संगठन पूछे जा रहे हैं। कल से संगठन शुरू हो गए हैं, तो संगठन को भी हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है? तो ये 3-4 टॉपिक, इसरो हो गया, इसके 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको आज शाम वाली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। मात्र मान लीजिए 15 मिनट में आपके ये 3-4 टॉपिक आसानी से कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो पीडीएफ आप लोग मंगा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। आज गुरु नानक जयंती है, इस वजह से आज जो है छुट्टी है और आज आपका एग्जाम नहीं हुआ है। बाकी डेली एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आ ही रहे हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम आपके लिए जो डेली एग्जाम एनालिसिस है उसका जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। आज आपकी सारी पीडीएफ वहाँ पर डल जाएंगी। बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे जो है आप जो है पेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मात्र ₹15 में, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।